हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल हमारे जो क्वेश्चंस लाइव मैराथन सेशन में बच गए थे, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। कल कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था, बफरिंग हो रही थी, तो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। शाम को जो लाइव सेशन के लिए बोला था 9 बजे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था तो कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। अगर वॉइस की प्रॉब्लम आई तो नहीं होगा, अगर नहीं आई तो एक लाइव सेशन रात को 9 बजे कर लेंगे। तो आज हम करेंगे बचे हुए एमसीक्यूज। जो कल हमने एमसीक्यूज किए थे उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो क्रिंस कॉमर्स जोन के नाम से है उसमें वो डाल दिया। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी शाम तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने कर लिए थे 32 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश ट्रांजेक्शन? इसमें से कौन सी है जो कैश ट्रांजेक्शन है? देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल हमें कैसे पता चलता है कि कैश में सेल परचेज है या क्रेडिट में है? अगर कैश की जगह अगर कैश नहीं है, किसी के नाम का जिक्र हो रहा है, कोई नाम का जिक्र हो रहा है, इट मींस वो क्रेडिट में है। अब यहां देखो, परचेज गुड फ्रॉम मोहन, कैश का जिक्र नहीं है, नाम का जिक्र है, इसका मतलब ये क्रेडिट में है। हमें कैश ट्रांजैक्शन ढूंढनी है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तो लिखा ही हुआ है कि क्रेडिट पे है, तो ये भी नहीं है। वाई यू ओड अस 75,000 बिकम इंसॉल्वेंट, वाई ने हमें 75,000 देना था, दिवालिया हो गया। अब इसमें भी कैश की बात नहीं हो रही। एक्सपेंस पेड, अब एक्सपेंस आप कैसे पे करोगे? पेमेंट या तो कैसे करोगे या चेक से। तो अगर चेक नहीं लिखा गया, बाय डिफॉल्ट उसको कैश ही माना जाता है, इसलिए ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। डी राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट इज ए, पेटेंट हमारा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। देखिए, पेटेंट हमारा एसेट है, और कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। और आपको पता है कि जो रियल अकाउंट है, ये हमारे रियल अकाउंट, ये हमारे किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? एसेट्स की। कौन सी एसेट्स? दोनों, टेंजिबल यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इंटेंजिबल। तो ठीक है, तो पेटेंट हमारा जो है वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। एसेट्स दोनों तरह के, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और पेटेंट भी मैंने बता दिया हमारा इंटेंजिबल एसेट है। पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, किसी बिजनेस के नाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, इनकम, गेन, प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। गौतम हु ओड अस ₹25,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। गौतम ने हमें 25,000 रुपया देना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। एंड 75 पैसा इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे हमें 75 पैसे मिले हैं। आगे बोला गया द बैलेंस जो 25% बचा, जो कि 6,250 था, वुड बी एंटर्ड इन। उसको हम कहाँ एंटर करेंगे, कहाँ दिखाएंगे? देखिए, जो पैसा हमें रिकवर नहीं हुआ 6,250, ये हमारे क्या हैं? इनको हम बोलते हैं बैड डेट्स, एक तरह का लॉस है। और आपको पता है कि एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड में। तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट की तो बात ही नहीं हो रही। क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स ना, मैंने क्या कहा? जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो डेबिट ऑफ बैड डेट्स अकाउंट, जो बैड डेट अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर विल रिजल्ट, अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। इंक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं भाई, क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी है, और बोला है कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज कैसे होगी? गलत है। डिक्रीज इन कैश, हाँ ठीक है, लायबिलिटी कैसे डिक्रीज करोगे? कैश से पेमेंट करोगे। लेकिन आगे पढ़ो, डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आपकी कैश भी डिक्रीज होगी, क्योंकि लायबिलिटी पे करोगे तो कैसे पे करोगे? कैश से। तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और आपका कैश जो है एसेट, वो भी डिक्रीज होगा। सी इज द राइट आंसर। ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश द इफेक्ट इज, अगर हमने फर्नीचर कैश में खरीदा तो क्या होगा? सिंपल सा, अगर हमने फर्नीचर कैश से खरीदा तो जो कैश हमारा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैश कम हो जाएगा फर्नीचर खरीदने से, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैश हमारा डिक्रीज होगा, फर्नीचर इंक्रीज होगा। पहले ही ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है? ऑप्शन ए, कैपिटल ऑफ बिजनेस इक्वल टू एसेट। ना ना ना, कैपिटल और एसेट्स थोड़ी बराबर है। एसेट्स ऑफ बिजनेस आर इक्वल टू लायबिलिटीज, ये भी गलत है। लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर इक्वल टू कैपिटल। ना ना,
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स ऑफ बिजनेस आर इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, यानी एसेट जो है कैपिटल लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होते हैं। कैश विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि ओनर ने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। डिक्रीज इन एसेट, देखिए अगर ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो हमारा कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि कैपिटल में से पैसा निकाला गया तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज होगी, यानी दोनों ही चीजें डिक्रीज हो जाएंगी। तो डिक्रीज इन एसेट मतलब कैश एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल, यही इसका सही जवाब है। बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजर कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। भाई ये कंसेप्ट मनी मेजरमेंट नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी वाला कंसेप्ट, ठीक है। एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये तो प्रूडेंस वाला कंसेप्ट है भाई कि एंटिसिपेटेड गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। पर्सनल अफेयर ऑफ द प्रोप्राइटर आर नॉट रिकॉर्डेड, ये तो गोइंग कंसर्न है, सॉरी गोइंग कंसर्न नहीं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, लॉयल्टी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि लॉयल्टी को हम मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज एज पर प्रूडेंस, ऑप्शन आर लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, एंटिसिपेटेड इनकम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नन ऑफ दिस। देखिए एज पर प्रूडेंस मैंने बताया था कि एंटिसिपेटेड गेन या इनकम्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट सी इज द राइट आंसर, जो इसकी ऑप्शन डी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज एज पर विच प्रिंसिपल, यानी किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम ना भी दिखाएं तो चलेगा। तो वो कंसेप्ट है कौन सा, मेटेरियलिटी, जिसमें कहा कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो किसी के इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, किसी का डिसीजन जिससे चेंज नहीं होगा, आप उसको ना भी दिखाओगे तो चलेगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म तो कहता है एक्सपेक्टेड गेन्स को आपने रिकॉर्ड, अपना एक्सपेक्टेड गेन्स को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड करोगे। गोइंग कंसर्न तो ये कहता है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है, और कंसिस्टेंसी कहता है जो अकाउंटिंग आपने मेथड फॉलो किए हैं साल दर साल, आपको उसी को ही फॉलो करना है, चेंज नहीं कर सकते। चले जी आगे। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन, कैश बेसिस पे इनकम्स को हम कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन इनकम्स आर रिसीव्ड, इनकम्स आर एक्रूड, एक्सपेंस आर पेड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कैश बेसिस पे सिंपल किसकी बात हो रही है? कैश पी। तो इनकम्स को एज एन इनकम आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो रिसीव होंगी। एक्रूड बेसिस पे होता है कि इनकम्स जब आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी आप उसी वक्त रिकॉर्ड करोगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है कि जब आपके पास पैसा आएगा तब आप उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सो ए इज द राइट आंसर। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹20,000 इज टर्म्ड एज, हमने गुप्ता को 20,000 की गुड्स बेची तो इसको हम क्या कहेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेल और परचेज में खास ख्याल रखना, अगर कैश का जिक्र नहीं है उसके बदले किसी नाम का जिक्र है तो वो क्रेडिट सेल कहलाती है, या परचेज हो तो क्रेडिट परचेज कहलाती है। अभी ये क्रेडिट सेल है, इज द राइट आंसर। अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर प्रोसेस कंसर्न्ड विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, यस। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यस। ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग का मतलब डी यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट। द अजम्पशन दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, वो अजम्पशन जिसमें यह माना जाता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको बेचा नहीं जाएगा या लिक्विडेट नहीं किया जाएगा नियर फ्यूचर में, उस अजम्पशन को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म नहीं, ये तो अजम्पशन है जो कहती है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो आपका नेट इस साल का प्रॉफिट है आप उसको अपनी इनकम और एक्सपेंस को मैच करके निकालोगे। मैटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि फालतू की इन्फॉर्मेशन जो है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है आप उसको मत दिखाओ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है
लंबे समय के लिए चलेगा और नियर फ्यूचर में हम इसको सोल्ड या फिर लिक्विडेट नहीं करेंगे। रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 90,000 एज कैपिटल, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वुड बी। अगर रामलाल ने 90,000 से 90,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमारा जो कैश है बिजनेस के अंदर, कैश हमारा बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं, डिक्रीज इन एसेट नो, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये दोनों चीजें आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी असर्टेन बाय, डेबिट और क्रेडिट की इक्वालिटी हम किससे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको याद होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, तो उसका डेबिट और क्रेडिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर उनकी इक्वालिटी, यानी दोनों साइड बराबर आती है ना ट्रांजैक्शन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, ना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रियल नहीं है, पर्सनल है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये भी टू बी वेरी स्पेसिफिक जो होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एवरी डेबिट हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। इनकम आर डेबिटेड, नो इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, नो बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच अकाउंट इज डेबिटेड, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो मैंने आपको बोला था एसेट्स और एक्सपेंस को हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा डेबिट किया जाता है, और कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम्स को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, बैंक लोन लायबिलिटी है, इसको क्रेडिट करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी है, क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस एडवांस में दी, ये हमारा एसेट है तो इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि एसेट्स और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सा जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, राम मोहन कबीर ये तीनों ही पर्सनल हैं, हमें बताना कौन सा नहीं है, सैलरी अकाउंट ये पर्सनल नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है, ये भी पता होना चाहिए, ये नॉमिनल अकाउंट है भैया आपका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस, प्रोप्राइटर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बैंक ओवरड्राफ्ट किस तरह की लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो पैसा हम बैंक से ओवरड्रॉ करते हैं, ये फैसिलिटी मिलती है जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जितना अमाउंट बैंक में पैसा उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, बी इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली, नहीं भाई ये मनी मेजरमेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है कंसेप्ट। एंटिसिपेटेड इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ये तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड वो प्रूडेंस कंसेप्ट है। पर्सनल फेयर ऑफ द प्रोप्राइटर आर नॉट रिकॉर्डेड, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये गोइंग कंसर्न है, बिजनेस अलग और ओनर अलग है। लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉयल्टी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट, रेवेन्यू जनरली रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू, रेवेन्यू को हम यानी सेल को हम रेवेन्यू मान लें किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मैटेरियलिटी ना, दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन। जो कंसेप्ट ये कहता है कि एक बार आपने सेल कर दी, गुड्स की डिलीवरी कर दी, पैसा आपको मिले ना मिले आप उसको सेल या रेवेन्यू कंसीडर करोगे, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। बाकी कंसेप्ट तो आपको मुझे लगता है बड़ी बार हमने इसके बारे में बात कर ली। विच अकाउंट इज ऑड आउट, इसमें से कौन सा जो ऑड है, मुझे लगता है ये तो सामने से दिख जाएगा, रिजर्व, ठीक है, रिजर्व जो डिस्काउंट एंड कैरेक्टर है ये ऑड वन आउट है। चलिए जी नेक्स्ट, इफ सोहन हैज परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000, सोहन ने गुड्स 5,000 की खरीदी, ठीक है, 4,000 पेड इन कैश, 4,000 कैश में पे कर दिया और 1,000 उसने थ्रू चेक, यानी वो बैंक में जाएगा। द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए गुड्स खरीदी हैं तो कैश बुक, आपको पता है कि ये जो साइड है डेबिट साइड, इसमें हम रिसिप्ट्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, पेमेंट। इसका मतलब ये पेमेंट है, क्योंकि गुड्स खरीदी तो पेमेंट है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। अब क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 4,000 और बैंक कॉलम में, क्योंकि 4,000 उसने कैश पे किया, वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा, बाकी का 1,000 बैंक कॉलम में। तो क्रेडिट साइड में पहली वाली तो है नहीं, रुपीज 4,000 इन कैश कॉलम एंड 1,000 इन बैंक कॉलम डेबिट साइड, नो, रुपीज 4,000 इन कैश कॉलम एंड 1,000 इन बैंक कॉलम क्रेडिट साइड, हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन सी जो है स्टेटमेंट ये सही है, तो यही इसका आंसर भी है।
बैलेंस ऑफ कैश बुक इज शोन इन, कैश बुक का जो बैलेंस है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? देखो कैश बुक का जो कैश कॉलम का बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आता है, कहाँ? एसेट साइड में। और अगर बैंक कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है, अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन वो एसेट है, और क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। तो कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा वो आपका बैलेंस शीट में आएगा। कैश का बैलेंस हमेशा एसेट्स में आता है क्योंकि वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बैंक वाला जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है, डेबिट बैलेंस है तो एसेट में आएगा क्योंकि कैश एट बैंक हो गया, क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, लाइबिलिटी में आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है आज शाम तक आपको मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।